स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडोप कनेक्ट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मेरे पास एक कमेंट आता है जिसमें एक बच्चा कहता है कि क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज में उसे कुछ डिफिकल्टीज आ रही है। सो टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द कंपेयरिंग क्वांटिटीज? There are different type of quantities we have to compare in different ways, like ratios में हम compare कर सकते हैं, percentage में compare कर सकते हैं। तो ratio क्या होता है? ratio का आपका साइन किस तरीके से होता है? ये दो semicolon type, this is the ratio sign, like 1:2, 1:2। इसको आप एक और फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। You can also write in this way the ratio 1/2। So जब हमें किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो हम रेशियो का यूज करते हैं। लाइक मेरे पास कोई बास्केट है, उसमें है आपके एप्पल्स है कुछ, आपके पास कुछ एप्पल्स है और कुछ ऑरेंजेस है। तो इफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स आपने ले लिए, नंबर ऑफ एप्पल्स आपके पास 20 है एंड द ऑरेंजेस है आपके पास 25। इफ द क्वेश्चन says that ratio of number of apples to the number of oranges, मतलब आपसे रेशियो पूछा है नंबर ऑफ एप्पल्स का। आपके पास एप्पल्स कितने हैं? 20 और आपके पास ऑरेंजेस कितने? 25। तो इनके बीच में क्या लग जाएगा? आपका ये डिवाइड का साइन लग जाएगा। एक तरीके से हम रेशियो में ये डिवाइड का साइन ही यूज करते हैं। जैसे हम डिवाइड में फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन के तौर पे ही हम रेशियो लिखते हैं। अब रेशियो में एक कंडीशन होती है कि रेशियो को आपको हमेशा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है। दिस फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 20 और 25 आपका कट हो सकता है। किससे कट हो सकता है? 5 के टेबल से। 5 4s and 5 5s। So now the numerator and denominator part are different and they are not cut with any table, same table, किसी एक ही सेम टेबल से कटने चाहिए। तो ये 4 और 5 किसी भी एक टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। आपको फ्रैक्शन को तब तक कट करना पड़ता है जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे नंबर ना आ जाए जो एक ही टेबल में आ रहे हों। तो 4 अलग टेबल में आता है और 5 भी अलग। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया? ये रेशियो हो गया कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अच्छा, ये जो रेशियो है ये आपका कोई नंबर नहीं है कि आपके पास एप्पल का नंबर 4 आ गया, नहीं। रेशियो हमेशा कोई नंबर नहीं होता है। रेशियो को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये नंबर नहीं कहलाएगा कि नंबर ऑफ आपके एप्पल्स 4 हो गए। नो, नंबर ऑफ एप्पल्स आपके 20 ही है। अगर आपको ये निकालना है कि रेशियो, अगर आपको रेशियो दे दिया कि दो आपके पास, जैसे कि आपके पास रेशियो दे दिया 2/3, 2/3 करके आपको रेशियो दे दिया। किसका रेशियो दे दिया है? रेशियो आपको गिवन है पेन और पेंसिल का। ये पेन है और ये पेंसिल है। ये पेन और पेंसिल का आपको 2/3 का रेशियो दिया है। और जो पेन और पेंसिल हमारे पास टोटल है, टोटल हमारे पास पेन और पेंसिल 20 है। पेन और पेंसिल हमारे पास कितने हैं? टोटल 20। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस 20 पेन, टोटल नंबर ऑफ 20 पेन पेंसिल में पेन कितने हैं और पेंसिल कितने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको रेशियो गिवन है दोनों का। अब दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? 2 और 3 5 रेशियो आ गया। तो 5 की वैल्यू, टोटल की वैल्यू आपको गिवन है 20, इस 5 की वैल्यू आपको 20 गिवन है। अब हमें किसकी यूनिटरी मेथड, आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा कि 2 पेंसिल्स की कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 3 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी? तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें 2 पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपीज दिए तो हम पहले 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालेंगे 10/2। ये किस में चला जाएगा? जो हमें दिया
डिवाइड में लिखते हैं और जो हमें निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई में, और 3 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो कितनी आ जाएगी आपकी 15 आ जाएगी। यूनिटरी मेथड में यही होता है, जो हमें दिया होता है उसको हम डिवाइड में लिख देते हैं और जो हमें निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, हमें पहले एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी, तो एक पेंसिल की कॉस्ट निकालने के लिए हमें 5 से डिवाइड देना पड़ेगा, 20/5। तो हमारे पास कितनी आ गई, यानी कि सॉरी हमारे पास कितनी आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें निकालनी है कि हमारे पास पेन कितने, तो पेन का रेशियो कितना है 2, तो 2 पेन का रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे 4 × 2 यानी कि 8। अब हमें अगर पेंसिल निकालनी है तो 3 का, तो 4 × 3 यानी कि कितना आ गया 12। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल नंबर कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है, 20। यानी कि अगर आपको रेशियो गिवन हो, टोटल नंबर गिवन हो, यानी कि रेशियो के साथ अगर कोई भी एक चीज गिवन है, अगर मुझसे ये बोल देता कि 3 पेंसिल, यानी कि रेशियो तो मुझे गिवन है, पेन और पेंसिल का रेशियो मुझे गिवन है, उसने मुझे ये बता दिया कि इस पेन और पेंसिल में मेरी जो पेंसिल की क्वांटिटी है वो कितनी है, मेरी पेंसिल की क्वांटिटी 15 है, तो मुझे पेन की क्वांटिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, 3 से इसको डिवाइड दूंगी, कितना आ जाएगा ये 3 से 5 बार जाएगा। अब मुझे पेन की निकालनी है तो मैं 2 से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये 20 आ जाएगा। सॉरी ये 5 आया ना आपका, तो 5 2 का क्या आ जाएगा 10, 5 2 10। तो रेशियो में अगर आपको रेशियो गिवन है और उसके साथ किसी एक क्वांटिटी की, जो भी पेन या पेंसिल या कोई भी ऑब्जेक्ट की एक क्वांटिटी गिवन है, टोटल क्वांटिटी गिवन है, तो आप कोई भी एक नंबर, दोनों नंबर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास हमें इसमें आना हो परसेंटेज और रेशियो टॉपिक जो है ये आप ऑलरेडी 6th और आपका 7th क्लास में आप ये पढ़ चुके होते हैं, थोड़ा बेसिक आपका इसको क्लियर होता है। परसेंटेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज का साइन होता है आपका इस तरीके से, ये परसेंटेज होता है। अब आप जैसे आपका रिजल्ट आता है, कोई भी आपका रिजल्ट आता है क्लास रिजल्ट, तो उसको हम परसेंटेज में ही निकालते हैं कि हमारी इतनी परसेंटेज आए, ओवरऑल हमारे जितने भी मार्क्स आए सारे सब्जेक्ट्स में, उन सबका ओवरऑल क्या निकाला जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया। अब कोई भी नंबर है, कोई भी आपका, अगर मैं 2 नंबर लूं तो वो खुद का कितना होगा 100% होगा। कोई भी नंबर हो आपका, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, एनी नंबर खुद का कितना होता है 100, यानी कि उसके अंदर अपना, मैं भी जो हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, हम अपना 100% देना चाहते हैं। हम किसी भी काम में अपना क्या देना चाहते हैं 100%। हम ये नहीं चाहते कि हम कोई काम करें तो उसमें हमारा थोड़ा परसेंटेज कम हो, हम कम लगन से काम करें, तो हम कितना परसेंटेज देना चाहते हैं पूरा। तो इसी तरीके से हर जो नंबर है वो अपना क्या देना चाहता है, पूरा दे सकता है, तो वो कितना होता है पूरा अपना 100% होता है। ठीक है, 100 कितना होता है परसेंट होता है। अब मुझे निकालना है कि किसी बच्चे के पूरे, अगर मैं बात करूं टोटल उसके सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट हैं उसके 5, और हर एक सब्जेक्ट में उसका 5 सब्जेक्ट है, और हर एक सब्जेक्ट कितने का हो रहा है 100 नंबर का हो रहा है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए उसके 500 मार्क्स हो गए। टोटल उसके सब्जेक्ट उसकी क्लास में 5 हैं और हर एक पेपर उसका 100 नंबर का हो रहा है, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए 500 हो गए। अब उसके 500 में उसके कितने मार्क्स आए हैं, उसने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड करे, मार्क्स उसने जो ऑब्टेन्ड करे वो कितने करे, टोटल सारे सब्जेक्ट्स में मिला के, किसी में मान लिए 90 आए, किसी में 82 86, तो सबको जब हम ऐड करेंगे तो 450 उसके कितने आ गए मार्क्स आ गए। अब हमें ये निकालना है कि इसका ये कितना परसेंटेज है, तो 450 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100%, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि 450 कितना परसेंट है, तो 450 क्या है खुद का अपना 100 है ना, तो 100 मतलब 100%। अब ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से ये कितना आ गया 9, यानी कि उसके कितने परसेंटेज बनेंगे उसकी क्लास में 90% वो बन जाएंगे, उसकी क्लास में वो 90% लेके आएगा। अब परसेंटेज में क्या होता है, जिसका हमें परसेंट
परसेंट निकालना है कि वो नंबर कितना परसेंट है, उसको हम ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में लिखते हैं और हमेशा परसेंटेज निकालने में टोटल जो भी होगा, जो भी आपको गिवन टोटल होगा, वो हमेशा आप डिनोमिनेटर पार्ट में लिखोगे और जो आपको निकालना है, जो आंसर आपको निकालना है जिस नंबर का, वो आपका न्यूमरेटर पार्ट में आएगा और इंटू 100%। और किसी नंबर को अगर आपको उसमें किसमें आपको चेंज करना है, जैसे मैंने आपको दिया 4/5, 4/5 का परसेंटेज निकालना है तो कितना आएगा, 4/5 कोई रेशियो, उसका परसेंटेज कितना आएगा, ये 5 से कट गया 20 टाइम्स पर, तो ये कितना आ गया 80%। यानी कि क्योंकि 5 टोटल है और 5 में से मुझे चौथा भाग, जैसे अगर मैं सर्कल लूं, सर्कल में मैंने 4 पार्ट कर दिए, तो मैं अगर ये निकालना चाहूं कि इन 3 पार्ट का क्या परसेंटेज है, तो मैं क्या लिखूंगी, इन 3 पार्ट का मुझे परसेंटेज निकालना है ना, इस सर्कल में इन 3 पार्ट का क्या परसेंटेज है, तो मैं 3 लिखूंगी और मेरे टोटल पार्ट कितने हैं, मेरे टोटल पार्ट 4 है और इंटू 100%। ये आपका आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 50, फिर ये 2 से कट जाएगा आपका 25 और 25 से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 और 75%। यानी कि इस सर्कल के ये तीनों पार्ट कितना परसेंट दे रहे हैं मुझे, 75%। तो ये परसेंट हो गया आपका। इसके बाद आता है इसमें आपका एक और टॉपिक आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वर्ड से तो आप फेमिलियर हो, क्योंकि हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ भी अगर हमें लेना हो तो हम ज्यादातर कहाँ जाते हैं, जहां पर हमें सेल दिख रही हो, सेल सेल सेल, सेल लिखी है 25% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ, तो हम उसी जगह पर अट्रैक्ट होते हैं कि भाई इधर सेल लगी है, हमें थोड़े कम पैसों में मिल जाएगा। तो वो क्या दे रहा है, हमें डिस्काउंट दे रहा है उन कपड़ों पे, उन क्लोथ पे, जो भी मटेरियल हम खरीद रहे हैं उस पे वो हमें डिस्काउंट दे रहा है। किसी आप लेने गए हो, कोई भी शर्ट लेने गए हो या कुछ भी, आप एक टी शर्ट या शर्ट लेने गए हो, शर्ट, उसका जो प्राइस है वो कितना है, उसका प्राइस है 500। कितना प्राइस है उसका, 500। शर्ट का जो मार्क प्राइस है, एमआरपी लिखा होता है ना, एमआरपी, कोई भी आप लेते हो उसका जो टैग होता है उस पर लिखा होता है एमआरपी, तो उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, मार्क्ड प्राइस वो है आपका 500। 500 आपका मार्क प्राइस है। अब लेकिन जो उसने सेलर ने सेल किया, सेलिंग प्राइस जो आपको उसने सेल किया, सेलिंग प्राइस वो उसने आपको कर दिया 400 में, 400 या 480 जो आप लेना चाहो, 480 लिख लो, 480 में उसने आपको 400 में उसने आपको क्या कर दिया, सेल कर दिया, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो उसने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, इजीली आपको पता चल रहा है, 500 की थी आपने, उसने आपको 400 रुपए में सेल करी, तो उसने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब अगर मैं ये निकालना हो कि उसने कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट, तो उसने हमें कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो उसने कितने का दिया है, 100 रुपए का, और कितने पे दिया है, टोटल क्या है 500 रुपए, तो उसने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया इंटू 100%। तो ये आप क्या करोगे, 0 से 0 कट हुई और ये कट गया 20, तो उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है हमें, 20% का उसने हमको डिस्काउंट दिया है। ये होता है हमारा डिस्काउंट। जब हम कोई चीज लेने जा रहे हैं तो हमें अगर डिस्काउंट निकालना हो कि उसने मार्क प्राइस उस पे एमआरपी हमारी लिखी हुई है 500 की और जो उसने हमें सेलिंग करी है वो 400 में, तो हम डिस्काउंट कितने का मिला, 100 का। और वही चीज जो परसेंटेज में फॉलो होती है, जो आपको निकालना है, हमें 100 का ही निकालना है, कितना परसेंट, तो 100 ऊपर और टोटल हमारा 500, तो हमने 500 को नीचे लिखा और इंटू 100%। जब भी आपको परसेंट में निकालना हो तो इंटू 100% तो हमें करना ही करना है, इंटू 100% आपको ये करना ही करना है। इसके बाद तो ये डिस्काउंट का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा आपका इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
यानी कि आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे तो आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है। ये आपके 3 टॉपिक हो गए इसके, रेशियो हो गया, इसमें परसेंटेज हो गया और डिस्काउंट हो गया। इस पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे या एक्सरसाइज होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी। अब सेल टैक्स क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज सेल टैक्स। अब जैसे आपने कोई भी टी शर्ट या साड़ी या कुछ भी अपना मटेरियल खरीदा, ऑब्जेक्ट खरीदा, तो जिस प्राइस पे आपने उसको सेल किया, जैसे अभी हमने डिस्काउंट पे पढ़ा था ना कि उसका जो एमआरपी थी, उसकी जो एमआरपी थी वो 500 रुपये थी, बस जो उसने हमें सेल किया वो 400 रुपीज में उसने सेल किया। तो इस सेलिंग प्राइस पे जो टैक्स लगता है, इस सेलिंग प्राइस पे जो आपका टैक्स लगता है वो होता है हमारा सेल टैक्स। मतलब जिस एमआरपी पे नहीं, जिस सेल पे, जिस सेलिंग प्राइस पे आपने उस मटेरियल को या फिर उस टी शर्ट या शर्ट को खरीदा है, वही उस पे एक टैक्स लगेगा जो सेल टैक्स कहलाता है। अब ये सेल टैक्स कहाँ जाता है, ये सेल टैक्स जो होता है, जो भी आपका सेलर है वो कंज्यूमर से लेता है, वो हमसे ले लेगा पैसे उस सेल टैक्स के उस बिल में ऐड करके, तो वो जो सेल टैक्स का अमाउंट है वो वापस किसको दे देता है, गवर्नमेंट को दे देता है। तो सेल टैक्स जो होता है वो हमारे पास, कंज्यूमर या फिर सेलर के पास नहीं रहता है, सेलर नहीं रखता है उसको, वो वापस उसको गवर्नमेंट को दे देता है। तो टैक्स जितने भी होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे, जितने भी चीज़ों पर टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट के पास ही उसका सारा क्या जाता है, रुपीज जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है हमारा, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब इसमें आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा वैल्यू एडेड टैक्स में कि किसी भी मटेरियल की या किसी भी शर्ट की या साड़ी की जो भी उसमें प्राइस है, लाइक उसकी प्राइस है 450 रुपीज, तो उसमें जो टैक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूड होगा इस प्राइस में ही। इस प्राइस में ही आपका टैक्स क्या है, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। तो ये हो जाएगा जो टैक्स इस प्राइस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो हमारा कहलाता है वैल्यू एडेड टैक्स, कि हमने प्राइस की वैल्यू में ही टैक्स को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो वो हमारा हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई एयर कूलर परचेज किया किसी शॉप से 3,300 रुपीज का, और उस पे जो वीएटी है, वीएटी हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म बोली है 10% लग रही है। वीएटी कितनी लग रही है, 10% लग रही है। उस पे वैल्यू एडेड टैक्स उस पे ऑलरेडी मेंशन है कि इस पे वैल्यू एडेड टैक्स जो लगा हुआ है इस रुपीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो कितना लगा हुआ है, 10%। मान के चलते हैं, हम लेट करते हैं कि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस आपको इसका निकालना है बिफोर बीएटी, यानी कि टैक्स लगने से पहले इसका क्या ओरिजिनल प्राइस था। इसका हम ओरिजिनल प्राइस ले लेते हैं 100 रुपीज, क्योंकि मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन बताया था, आपको मैंने परसेंटेज में बताया था, कोई भी नंबर जो होता है वो अपना क्या होता है, 100% होता है। तो ये भी जो 3,300 है वो खुद का क्या है, अपना 100% है। तो ओरिजिनल प्राइस अगर इसका 100 होगा, कितना होगा, 100, तो इस पे अगर 10% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है इस ओरिजिनल प्राइस पे, तो 100 का ये कितना हो जाएगा आपका 10%, यानी कि 100। अब परसेंट लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपको अपॉन में 100 लगाना है। परसेंट लिखा है तो उसको आप मतलब क्या है, आपको अपॉन में 100 लगाना है, परसेंट का मतलब। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई तो कितना आ गया, 10, यानी कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यानी कि इस 100 रुपीज में आपके 10 रुपीज कितने लग रहे हैं एक्स्ट्रा, तो कितने रुपीज हो गए, 110। यानी कि अगर ओरिजिनल प्राइस उसका 100 था और जब उस पर 10% का वीएटी लगा तो उसके रुपीज हो गए 110। लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी बिफोर वीएटी, वीएटी लगने से पहले इसकी वैल्यू क्या होगी। तो
आफ्टर वीएटी, आफ्टर वीएटी, वीएटी आपका कितना लग गया, 110 लग गया। और इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस हमने माना है 100, 100 से ही सॉल्व करेंगे 100। तो निकालना हमें किसका है, 3300 का हमें निकालना है। 3300 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमें गिवन है उसको हम डिवाइड में लिखेंगे, यानी कि 100/110। जो हमें गिवन है, हमें ये गिवन है ना, हमें इसकी वैल्यू पता है, तो हमें ये गिवन है तो इसको डिवाइड में, और जो हमें निकालना है इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसमें जो इंक्लूड है टैक्स 10% का, उससे पहले इसकी वैल्यू क्या थी, टैक्स इंक्लूड ना करने पे पहले इसकी वैल्यू क्या थी। तो इंटू 3300, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 11 से ये कितनी बार जाएगा आपका, 300 बार, कितने बार जाएगा, सॉरी 30 बार जाएगा। तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3000, यानी कि 10% का टैक्स लगाने से पहले आपकी इसकी वैल्यू क्या थी, 3000 रुपीज वीएटी, यानी कि एयर कूलर की बिफोर एडेड वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टैक्स आता है वो आता है गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 में, हमारा किसी भी मटेरियल पे जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया था। तो कोई भी अगर आप चीज खरीदेंगे तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। किसी भी चीज पे कुछ भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कुछ भी खा पी रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भी हमारा वैल्यू एडेड टैक्स की तरह ही होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपका क्या है, इसी तरीके से जैसे हमने वैल्यू एडेड टैक्स को सॉल्व किया था। तो जीएसटी भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 में स्टार्ट हुआ था। मतलब जो भी आपकी जैसे मटेरियल आ रहा है या जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। जो कंज्यूमर उसे खरीदेगा वो उसके बिल में ऐड हो जाएगा जीएसटी। तो ये आपका 1 जुलाई 2017 से चालू हुआ था। तो जीएसटी अब हर चीज पे, आपके कपड़ों पे, आपके खाने की चीजों पे, या जो भी आप खरीदोगे सामान उस पे लगती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, ये इंटरेस्ट वर्ड पर समझ में आना चाहिए हमें कि इंटरेस्ट क्या होता है। मान के चलिए आपको एक मोबाइल खरीदना है, आपको एक फोन खरीदना है जिसकी कॉस्ट है 50,000, बट आपके पास जो आपकी सेविंग है या आपके पास जो मनी है वो है आपके पास 20,000, यानी कि कितना कम है आपके पास लेस है 30,000। तो आपने सोचा मेरे पास 30,000 रुपीज कम है, मैं बैंक से ले लेता हूँ, बैंक से बोरो कर लेता हूँ ये 30,000 रुपीज, यानी कि बोरो कर रहे हैं आप, उससे बैंक से ले रहे हैं। तो बैंक आपको क्यों देगी ये पैसे, क्यों देगी, उसको क्या कोई प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा उसको कोई प्रॉफिट। तो वो बैंक आपको प्रॉफिट ये पैसे तब देगी जब उसे इस पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने लगे, महीने में उसको क्या मिलने लगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट। आपने इसको जो पैसे लिए वो 2 इयर्स के लिए ले लिए, कितने इयर्स के लिए ले लिए, 2 इयर्स के लिए, और उसकी जो रेट है वो आपने ले ली 5%, यानी कि आपने इस पे 30,000 रुपीज लिए 2 इयर्स के लिए, और कितनी रेट पे लिए, 5% पे लिए, यानी कि आपको इसका 5% निकाल के इसमें ऐड करके हर महीने क्या जाएगी, आपकी इंटरेस्ट जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको निकालना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है प्रिंसिपल, रेट और ये टाइम। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, हमने इतने रुपीज लिए हैं, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा टाइम है और ये हमारा रेट है। तो कितना हो गया, 30,000 इंटू 2 इंटू परसेंट, रेट कितना है 5 अपॉन 100।
100 से कैंसिल आउट, 30 टू जा 60, 600 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। आपका कितना हो गया ये 3000। तो पूरे साल आपने उसको 3000 रुपीज दिए इस पे, किस पे 30,000 पे। तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया 3000, 33,000 आपने उसको क्या दिए एक्स्ट्रा दिए, मतलब 3,000 रुपए आपने उसको बैंक को एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि उसने क्या लगा दिया इंटरेस्ट लगा दिया। क्योंकि बैंक आपको पैसे अगर दे रही है तो वो किसी ना किसी रेट पे, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आपको पैसे देगी। अब ये जो 33,000 है ये कितने साल के लिए 2 साल के लिए, यानी कि 3,000 इसका आधा आप करोगे 3,000 का, यानी कि आपको 1,500 रुपए देने पड़ रहे हैं हर साल आपको 1,500 रुपए, क्योंकि आपने 2 साल के लिए है तो पहले साल भी आप 1,500 दोगे और सेकेंड ईयर भी 1,500। अब ये तो बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? जैसे आपने कोई चीज है जो आपने 2,000 रुपए में खरीदा है, मतलब सॉरी 2,000 रुपए में आपने बोरो किया, 20,000 रुपीज आपने बैंक से बोरो कर लिए। कितने की इंटरेस्ट पे 10% की इंटरेस्ट पे उसको बोरो किया है बैंक से, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए। कितने ईयर है आपके 3 ईयर्स है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आप इसका परसेंट निकालो कितना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/10। ये मैंने सॉल्व कर लिया, 1/10 आ गया मेरा, यानी कि जो मेरी वैल्यू है उसमें मुझे 1 रुपये ऐड करके देने पड़ रहे हैं। मेरे पास 10 की वैल्यू कितनी है, 10 मुझे 3 साल के लिए देने पड़ रहे हैं, 3 साल। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 11 हो गई, क्योंकि मैं इसमें क्या कर दूंगी ऐड, 11 11 11। ये कितने साल के लिए हो गए 3 साल के लिए हो गया। इसको आप इस मेथड से समझ के ऐसे समझिए कि 10% ऐड हो रहे हैं। कोई आपने चीज ली 100 रुपए की, 100 रुपए की, तो इसका 10% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये परसेंट तो हमने 100 में लिख लिया, 10 आ गया, और 100 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो ये 110 हो गया। तो यानी कि पहले साल पे, पहली ईयर पे आपने उसको कितना दिया, आपके पास 100 थे, आपने उसको 110 दिया। अब आपका अमाउंट कितना हो गया 110। तो आपकी अब 100 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगी, अब आपकी 100 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगी, आपकी इस पे 110 पे इंटरेस्ट लगेगी। अब जो आप 10% दोगे वो 110 का 10% दोगे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे ईयर भरते जाते हैं उसमें इंटरेस्ट लग के जो अमाउंट आता जाता है, यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग गई। इस 100 रुपए पे तो इंटरेस्ट लग ही रही थी, अब मेरा जो ये 10 रुपए ऐड हो गए इसमें, ये जो मेरे रेट से आए, पहले साल की रेट से निकल के आए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अब उस पे भी इन्होंने क्या लगा दी, इंटरेस्ट लगा दी बैंक ने। यानी कि उसने अपना और प्रॉफिट देखा कि तुम मुझे अमाउंट पे तो दो इंटरेस्ट, साथ में जो मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ उस पे भी इंटरेस्ट लगा के उन्होंने लगा दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी आपकी इंटरेस्ट लगती जाती है। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, जिस पे इंटरेस्ट लगती जाती है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है, जितने ज्यादा साल के लिए आपकी होगी उतने ज्यादा उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगी। अब तो ये आपके कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट्स थे, कुछ टॉपिक थे जो मैंने क्लियर किए हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी में। इफ यू एनी डाउट इन दिस सेशन सो यू कैन आस्क मी, एंड इफ यू लर्न एनी चैप्टर इन क्लास 8 जिसमें आपको डिफिकल्टी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज ऑफ comparing quantity chapter number 7. Okay, thank you and bye.